Hello children. In previous lecture we discussed about the chapter number 1 what is democracy, why democracy. हम लोग डिस्कस कर रहे थे जहाँ मैंने आपको डेमोक्रेसी स्टार्ट किया था। पिछले टर्म पे मैंने दो उसके फीचर्स बताए थे, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन, जहाँ डिस्कस किया मैंने आपके चाइना के बारे में, मैक्सिको के बारे में, दो पॉइंट यहाँ से डिस्कस किया। उसके बाद मैंने डिस्कस किया था आपका जो नेक्स्ट फीचर था यानी तीसरा फीचर, वन पर्सन वन वोट एंड वन वैल्यू। यहाँ मैंने तमाम कंट्रियों के एग्जांपल लिए, जिसमें मैंने आपको एस्टोनिया समझाया था, सऊदी अरबिया समझाया था, फिजी का एग्जांपल समझाया था। आप निश्चित तौर पे डेमोक्रेसी के बारे में समझ गए होंगे और उसके फीचर्स के बारे में जो भी 3 फीचर्स मैंने डिस्कस किया वो तीनों फीचर्स आप समझ गए होंगे पूरी तरह से। लास्ट में एक बार हम रिकॉल करेंगे इसके सारे फीचर्स को, पहले एक बार पढ़ लेते हैं। तो आइए आगे चलते हैं आपके चौथे फीचर्स को, यानी डेमोक्रेसी को जो फोर्थ फीचर होनी चाहिए वो क्या है? रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट। रूल ऑफ लॉ यानी जो रूल्स बने हैं, जो भी लॉ रेगुलेशंस जो बने हैं उनके रूल को फॉलो करना, एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट, और लोगों के अधिकारों को रिस्पेक्ट देना। यहाँ एक वर्ड आया है रूल ऑफ लॉ। देखो दो होते हैं, एक क्या होता है रूल ऑफ लॉ, एक क्या होता है रूल बाय लॉ। क्लियर? दोनों में अंतर होता है। रूल ऑफ लॉ क्या है और रूल बाय लॉ क्या है? देखिए, जब अपने अकॉर्डिंग कानून बनाया जाए, जैसे मैं बाई चांस कोई प्राइम मिनिस्टर बन गया, मैं नहीं बना, कोई भी आप बन गया, प्राइम मिनिस्टर बन गए, प्राइम मिनिस्टर आप बन गए, तो आपने क्या किया, खुद को डिटेक्टर बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में लगा आपने अमेंड करने, आपने संशोधन उसमें करने लगे और संविधान को अपने अकॉर्डिंग बनाना शुरू कर दिया। क्लियर? जब संविधान को अपने अकॉर्डिंग बना लिए तो आपने पब्लिक से कहा आपको इसी रूल को फॉलो करना है, इसी रेगुलेशन को फॉलो करना है। तब जनता बेचारी अब क्या करे, आपने वैसा कॉन्स्टिट्यूशन को बना दिया तो जनता अब आपके बनाए रूल्स को फॉलो करने लगी। इसको कहते हैं रूल बाय लॉ। क्लियर? रूल ऑफ क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन पहले से ही बना है और उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट वर्क कर रही है, उसी के अकॉर्डिंग पब्लिक वर्क कर रही है। इसको बोलते हैं रूल ऑफ लॉ। यही डिफरेंस है दोनों में। अब इंडिया में क्या है, तो इंडिया में रूल ऑफ लॉ है, रूल बाय लॉ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर है, चेक एंड बैलेंस है। यानी एक भी इंसान यहाँ डिटेक्टर नहीं बन सकता, क्योंकि उसको चेक करने वाला उसके पीछे बैठा हुआ है, भैया उसको भी चेक करने वाला उसके पीछे बैठा है। यानी यहाँ चेक एंड बैलेंस है, यहाँ रूल ऑफ लॉ है, रूल बाय लॉ नहीं। यानी कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री हो, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, सपा हो या कोई भी हो, आप ऐसा रूल और रेगुलेशन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बना सकते जिस रूल और रेगुलेशन के बल पर आप इंडिया के डिटेक्टर बन जाएं, यानी अपने अकॉर्डिंग इंडिया को लीड करने लगे। आप ऐसा कानून नहीं बना सकते, क्योंकि रूल ऑफ लॉ हमारे पास पहले से ही है और वो खुद कहता है कि आप ऐसा कानून नहीं बना सकते। आप अगर ऐसा कानून बनाएंगे तो निश्चित तौर पर इंडिया में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन होगा और अगले 5 साल के बाद आप निश्चित तौर पे बहुमत में रहेंगे नहीं, मेजॉरिटी में रहेंगे नहीं, और आपकी गवर्नमेंट फॉल हो जाएगी। क्लियर? तो इस जो हेडिंग है रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट, इसके पॉइंट को हम लोग समझते हैं। यहाँ एग्जांपल लेते हैं हम जिम्बाब्वे का। जिम्बाब्वे को पता होना चाहिए आपका 1980 यानी 1980 में जिम्बाब्वे स्वतंत्र हुआ, इंडिपेंडेंस उसे मिली। इंडिपेंडेंस किससे मिली? तो माइनॉरिटी गोरों से। क्लियर? यहाँ चंद गोरे पूरे जिम्बाब्वे को अपना गुलाम बना के रखे थे। हालांकि वो माइनॉरिटी में थे, लेकिन उनके संसाधन इतने स्ट्रांग थे कि उसके सामने कोई ब्लैक खड़ा ही नहीं हो पाया। क्लियर? बिल्कुल वही सिचुएशन जो साउथ अफ्रीका में था, बिल्कुल वही सिचुएशन जिम्बाब्वे में रहा है। ये अलग बात है कि साउथ अफ्रीका और लेट में उसको इंडिपेंडेंस मिला और जिम्बाब्वे को 1980 में ही मिला। घबराओ मत, आपका चैप्टर नंबर 3 साउथ अफ्रीका के ही बारे में है, तो डिस्कस किया जाएगा। मैं साउथ अफ्रीका वहाँ डिस्कस करूँगा। यहाँ उसी प्रकार इंडिपेंडेंस मिला है जिम्बाब्वे में। इंडिपेंडेंस दिलाया है जिम्बाब्वे को एक पार्टी ने, और वो पार्टी है JANU-PF, JANU-PF पार्टी। यही पार्टी है जिसने इंडिपेंडेंस की लड़ाई लड़ी ब्लैक्स को लेकर और इन गोरों को जिम्बाब्वे से खदेड़ दिया और जिम्बाब्वे को एक इंडिपेंडेंस नेशन बनाया। क्लियर? इस JANU-PF पार्टी को जो लीड कर रहे थे, ये लीड कर रहा था एक बहुत बड़ा नाम, और वो नाम है रॉबर्ट मुगाबे का।
आपने नाम भी सुना होगा रॉबर्ट मुगाबे का, बहुत बार जिम्बाब्वे में कई वर्ष तक एज ए प्रेसिडेंट इन्होंने रहा है, जिम्बाब्वे को इन्होंने लीड किया है, बहुत बड़ा नाम है रॉबर्ट मुगाबे का। क्लियर? आपने लोगों को इंडिपेंडेंस दिलाया तो निश्चित तौर पे आप एक बहुत फेमस लीडर बने होंगे जिम्बाब्वे के, और वही हुआ जब में इन्होंने इंडिपेंडेंस दिलाया जिम्बाब्वे को तो जनता इनको भगवान की तरह मानने लगी और इलेक्शन में रॉबर्ट मुगाबे को बना दिया उन्होंने जिम्बाब्वे का प्रेसिडेंट। क्लियर? रॉबर्ट मुगाबे अब क्या बन गए? जिम्बाब्वे के प्रेसिडेंट बन गए। रॉबर्ट मुगाबे जब प्रेसिडेंट बने, उस पद पर पहुंचे, तो ये क्या हुआ, इनकी माइंडसेट बदल गई, इनका मूड बदल गया और ये जिम्बाब्वे पे एक तरह से एज ए डिटेक्टर राज करने के बारे में सोचने लगे। क्लियर? जब आप डिटेक्टर, आपको जनता ने चुना था, आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री के थे, इलेक्टेड बाय पर्सन, इलेक्टेड थे, लेकिन इसके बावजूद आपके अंदर कहीं ना कहीं डिटेक्टरिज्म आ गई, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने आने वाले और इलेक्शनों में, हर 5 साल पे इलेक्शन होता है जिम्बाब्वे में भी, तो अगले वाले इलेक्शन में रॉबर्ट मुगाबे खुद प्रेसिडेंट बना रहे, इसीलिए ही यूज्ड अनफेयर प्रैक्टिसेस इन इलेक्शन, इसीलिए उन्होंने इलेक्शन में कई सारे अनफेयर करने शुरू कर दिए, कई सारे अनफेयर करने शुरू कर दिए। मैंने बोला ना, एक बार किसी के पास पद पहुंच जाए तो वो पद छोड़ना नहीं चाहता, और ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जरूर बनी थी, लेकिन रॉबर्ट कॉन्स्टिट्यूशन तो था नहीं, पहले से था नहीं, इसे रॉबर्ट मुगाबे amended constitution in his favor, जो छोटा बहुत कॉन्स्टिट्यूशन था उसको रॉबर्ट मुगाबे ने अपने अनुसार ढाल लिया। कैसा ढाल दिया? अपोजिशन पार्टी वर्कर्स वेयर हरास, अपोजिशन पार्टी के जो मेंबर्स से उन्हें हरास किया गया, उन्हें किसी प्रकार के वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया, उन्हें इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया, वो किसी प्रकार के इलेक्शन नहीं लड़ सकते थे। तो रॉबर्ट मुगाबे ने जब यहाँ प्रेसिडेंट वो बने तो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को अपने अकॉर्डिंग ढाल लिया, इसी को कहते हैं रूल बाय लॉ, ना कि कहते हैं रूल ऑफ लॉ। क्लियर? अपोजिशन पार्टी के जो लीडर थे उनको बहुत हरास किया गया, अपोजिशन किसी प्रकार का रेवोल्यूशन इन्होंने नहीं करने दिया, जिम्बाब्वे में जिस हिसाब से चाहते थे रॉबर्ट मुगाबे उसी हिसाब से कानून बनाते थे, रेडियो टेलीविजन इन सब पे अपना अधिकार जमा लिया। जुडिशरी वाज आल्सो इग्नोर्ड बाय गवर्नमेंट, जुडिशरी के डिसीजन को भी गवर्नमेंट इग्नोर करती थी, क्योंकि इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रावधान ला दिया कि जुडिशरी द्वारा दिया कोई भी डिसीजन गवर्नमेंट के ऊपर फॉलो अप नहीं होता है, गवर्नमेंट जैसा चाहे वैसा जिम्बाब्वे में कानून बना सकता है, और सब कुछ रूल और रेगुलेशन गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ले लिया। प्रोटेस्ट वाज डिक्लेयर्ड इलीगल, जितने भी प्रोटेस्टर थे, जितने भी रेवोल्यूशन करने वाले लोग थे, उनको इन्होंने इलीगल, उनकी पार्टी को कर दिया, उनको इलीगल करके उनको अरेस्ट करना शुरू कर दिया। यानी वो डेमोक्रेटिक लीडर जिसे जिम्बाब्वे ने अपना सुंदर फ्यूचर देखकर नियुक्त किया था, वो भविष्य में डिटेक्टर बन गया, अपने अकॉर्डिंग रूल और रेगुलेशन बनाने लगा और अपने ही अकॉर्डिंग पूरे जिम्बाब्वे को आगे बढ़ाने लगा। क्लियर? इससे क्या सीख मिलती है? व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम दिस, इससे क्या मिलता है? पॉपुलर गवर्नमेंट कैन बी अनडेमोक्रेटिक, यानी जो पॉपुलर गवर्नमेंट होता है वो अनडेमोक्रेटिक हो जाता है, क्योंकि वो दिन दूर नहीं जब वो डिटेक्टर बन जाएगा और उस देश को अपने अकॉर्डिंग चलाएगा। बहुत बेहतर है अपना इंडिया, जहां हर 5 साल में गवर्नमेंट चेंज होती है। क्लियर? गवर्नमेंट आप चेंज नहीं करवाएंगे अगर, तो वो क्या होगा, वो आपका पॉपुलर आपने बना दिया तो वो दिन दूर नहीं जब वो डिटेक्टर बन जाएगा और आपके डेमोक्रेटिक कंट्री को अनडेमोक्रेटिक कंट्री बनाना शुरू कर देगा। क्लियर? इसलिए इंडिया में देखिए, कभी कांग्रेस की गवर्नमेंट बनती है, कभी भाजपा की, कभी किसी अन्य पार्टी की, हो सकता है भविष्य में बन ही जाए। तो ये जरूरी होता है किसी भी गवर्नमेंट और किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में। अगर ऐसा नहीं होता है तो निश्चित तौर पे वो दिन दूर नहीं जब वो डिटेक्टर बन जाएगा और अपने ही अकॉर्डिंग कंट्री को वो लीड करने लगेगा। मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ, ये मत समझिएगा कि मैं इसका सपोर्ट कर रहा हूँ या उसका सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन पिछले चुनाव में भाजपा गवर्नमेंट को बड़ा अच्छा वोट मिला। इस चुनाव में देख रहा हूँ भाजपा गवर्नमेंट को और बेहतर वोट मिला है, तो निश्चित तौर पे ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं होगा।
क्लियर? आप लोग मत ये मत समझिएगा कि मैं भाजपा के अगेंस्ट में हूँ या फिर कांग्रेस के फेवर में हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिंपल डेमोक्रेटिक और अनडेमोक्रेटिक के बारे में डिफरेंस बताना चाहता हूँ। यानी किसी भी गवर्नमेंट को हर 5 साल में फिर उसी गवर्नमेंट को नियुक्त किया जाना, फिर उसी गवर्नमेंट को नियुक्त किया जाना, ये कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के लिए एक खतरे की घंटी है। ये अलग बात है कि वो इंडिया में पॉसिबल नहीं हो सकता, लेकिन और सब देशों में ये जरूर पॉसिबिलिटी बन सकती है। इंडिया में पॉसिबल क्यों नहीं बनता? क्यों? हम क्योंकि रूल ऑफ लॉ वाले हैं, रूल बाय लॉ वाले नहीं। यानी कोई भी यहाँ नेता बन जाए, वो कभी रूल और रेगुलेशन को इस प्रकार नहीं बदल सकता कि वो पूरे इंडिया का डिटेक्टर बन जाए। इसलिए इंडिया को हर 5 साल में गवर्नमेंट एक बार जरूर चेंज करनी चाहिए। क्लियर? तो इससे क्या मिलता है? ये मिलता है डेमोक्रेसी का चौथा फीचर, और वो फीचर है ए डेमोक्रेसी गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होता है उसको एक लिमिट में रूल करना चाहिए, सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा बनाया जाना चाहिए कि भैया आप इतने समय से ज़्यादा आप फिर लगातार नहीं बन सकते, फिर से इलेक्शन करवाइए, फिर जो होगा देखा जाएगा, फिर 5 साल पे इलेक्शन करवाइए, फिर जो हो जाएगा देखा जाएगा, फिर इलेक्शन करवाइए, जो होगा देखा जाएगा। और वही इंडिया में है। लॉ एंड सिटीजन्स राइट, और लोगों के राइट्स की वो रक्षा करने वाली होनी चाहिए। रूल और रेगुलेशन बनाकर लोगों के अधिकारों को बचा सके, उसकी फंडामेंटल राइट्स को इसी तरह प्रभावित ना हो। कुछ इस तरह की गवर्नमेंट्स डेमोक्रेटिक कंट्रीज में होनी चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट है आपका समरी डिफिनेशन। तो वो मैंने छोड़ दिया, मैं लिखा नहीं। समरी है एक तरह से। अभी तक आपने क्या पढ़ा है? तो आपने पढ़ा डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या पढ़ा? डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल। क्लियर? ये है डिफिनेशन डेमोक्रेसी का। इसके फीचर्स मैंने डिस्कस किया। पहला फीचर्स क्या था? मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स, यानी जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होता है मेजर डिसीजन केवल वही लेना चाहिए। पहला फीचर डेमोक्रेसी का। फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन, यानी जो भी इलेक्शन आप कराते हैं वही फ्री एंड फेयर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी पार्टी के अंडर में होना चाहिए या किसी पार्टी को इतना पावर दे दीजिए कि वो डिटेक्टर बन जाए। फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। क्लियर? तीसरा जो आपने फीचर देखा, वो फीचर क्या देखा? 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, यानी हर एक एडल्ट इंसान को वोट देने का अधिकार देना चाहिए, और उनके वोट की जो वैल्यू है वो एक वैल्यू होनी चाहिए। जब मैंने एग्जांपल दिया था फ्रेंच रेवोल्यूशन, जहाँ फ्रेंच में मैंने क्या बताया था कि जो थर्ड पर्सन वोट देता था उनको हाफ करके माना जाता था, आधा माना जाता था। तो उस प्रकार का रूल और रेगुलेशन नहीं होना चाहिए। यानी एक पर्सन जो एडल्ट से वोट देता है तो उसके वोट की वैल्यू एक वैल्यू होनी चाहिए। इसका मतलब चाहे लेडीज़ हो, जेंट्स हो, थर्ड पर्सन हो या कोई भी हो, वो जो भी वोट देते हैं उनकी वैल्यू हमेशा बराबर होनी चाहिए। आपने तीसरा फीचर देखा। चौथा फीचर मैंने आज डिस्कस किया, रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर, एक और फीचर आपने देखा, रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट। यानी जो रेगुलेशन, जो रूल्स बनाए जा चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को चलाया जाना चाहिए। साथ ही लोगों के राइट्स को रिस्पेक्ट देना चाहिए। यानी आप कोई ऐसा नियम कानून मत बना दीजिए या कोई ऐसा रूल और रेगुलेशन मत बना दीजिए जो कहीं ना कहीं डिटेक्टरिज्म लाता हो, यानी लोगों के अधिकारों को खत्म करता हो। क्लियर? तो ये आपने डेमोक्रेसी देखा और उसके 4 फीचर देखे। नेक्स्ट टर्म पे मैं आपका पढ़ाऊंगा आर्गूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी को अगेंस्ट में रख के कितने आर्गूमेंट्स लाए गए, कुछ वो डिस्कस करेंगे। फिर डेमोक्रेसी को बचाएंगे भी, डेमोक्रेसी क्यों अच्छी है, ये सब डिस्कस करेंगे। यानी आपके सिविक्स के फर्स्ट चैप्टर का 50-60% टॉपिक ख़त्म हो चुका है। कुछ टॉपिक्स 1-2 हेडिंग्स और बचे हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर? आपको फिर बता दूं, आपके क्लास 9th का एग्ज़ाम जो है वो 4 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आपके एसएसटी के 4 चैप्टर आने वाले हैं। 2 आपके हिस्ट्री के फर्स्ट और सेकंड चैप्टर, एक आपका ज्योग्राफी जो पिछले टर्म पे मैंने डिस्कस किया, और एक आपका सिविक्स जो अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। यानी एसएसटी के 4 चैप्टर्स आने वाले हैं आपके एग्ज़ाम में, और वो एग्ज़ाम 4 अगस्त से स्टार्ट किया जा रहा है। क्लियर? ऑनलाइन एग्ज़ाम लिया जाएगा, आप लोग परेशान मत होइए। आगे जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन मिलेगा आपको बताया जाएगा। आपको क्या एग्ज़ाम शेड्यूल है, कैसे पेपर्स होंगे, ये सब डिस्कस करेंगे आपके जो भी एडवाइजरी हैं। बाकी एसएसटी का पोर्शन मैं आपको बता दे रहा हूँ, 4 चैप्टर आ रहे हैं आपके एसएसटी में। क्लियर? तैयारी शुरू कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं सिविक्स के आगे के टॉपिक्स को। ओके, थैंक यू।